हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेज। आज से हम इंग्लिश मीडियम का बेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रोज़ शाम 6:30 बजे होगा। इसमें हम पहले एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 2 दिन में ही क्यों ना कंप्लीट हो। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, जो कि थोड़ा बेसिक रहेगा। मैं बीच बीच में आपको डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाता रहूँगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम चैप्टर ख़त्म होते हैं उसके लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और जो भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? आप सब लोग जानते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगेर प्लस कल्चरा। एगेर का जो मतलब होगा वो होगा सोइल, कल्चरा का जो मतलब होगा वो होगा कल्टीवेशन। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कल्टीवेशन ऑफ सोइल। Thus, agriculture is an art and science both in which we study all the human activities related to use of soil. तो एग्रीकल्चर क्या है? ये एक आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट कैसे? आर्ट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हम फील्ड प्रिपरेशन से लेके सीड सोइंग और हार्वेस्टिंग तक सारी प्रैक्टिसेज सिक्वेंशियली करते हैं, एक कला के रूप में करते हैं। इस वजह से ये आर्ट है। एंड साइंस कैसे है? साइंस का इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, और जो भी ब्रीडिंग आप अप्लाई करके इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं क्रॉप्स में या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप करते हैं, तो ये साइंस के अंदर आता है। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हो गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो गई, या जो भी चीज़ें और आप डेवलप करते हो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू या माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, तो वो सब किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। तो ये आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों हैं, इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो सोइल से रिलेटेड, सोइल के उपयोग से रिलेटेड होती है, वो सब एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं या उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आता है इसकी ब्रांचेज। इसकी 3 मेजर ब्रांचेज है। पहला है हॉर्टिकल्चर, सेकंड वन इज एग्रोनॉमी, थर्ड वन इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब इसकी जो पहली ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लैटिन, ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस गार्डन, सेलेरी कल्चर। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 ब्रांचेज है, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स रिलेटेड, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, ये तीनों ब्रांचेज जो होती है वो इंक्लूड करती है लास्ट वाली पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं कि इन तीनों का जो प्रोड्यूस होता है, जो कमोडिटी होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स होते हैं, उनकी हम प्रोसेसिंग करके उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। और कैसे उसको इंक्रीज करना है, कैसे इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, वो हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अगली अपनी ब्रांच थी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी भी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि नोमी आ गया। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, प्लस नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड वन इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री also branch is a branch animal husbandry is also branch of agriculture which deals with the study of various breeds of domesticated animals and their management for obtaining better products and services from them is known as animal husbandry. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ये भी एक कृषि की ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, न कि वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो,
काऊ, बफेलो, शीप, गोट, हैन, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनका मैनेजमेंट करना और उनसे बेटर प्रोडक्ट प्राप्त करना, ठीक है, ये आता है एनिमल हस्बेंड्री ब्रांच के अंदर। लाइक मिल्क, एग, चिकन एटसेट्रा, वुलन एटसेट्रा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये हस्बेंड्री जो टर्म है ये एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है हस्बैंड। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या होता है? हस्बैंड का मतलब होता है वन हु टेक्स केयर, वह जो देखभाल करता है, ठीक है। अब आता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमने डिस्कस कर लिया, उसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह, उसकी ब्रांचेज वगैरह। अब इसकी अगला टॉपिक आता है आपका ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की 4 मेजर ब्रांचेज है: ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ओलेरिकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं? वेजिटेबल्स की। पोमोलॉजी में फ्रूट्स की, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर की, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम इन तीनों से जो प्रोड्यूस उत्पन्न होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओलेरिकल्चर डिस्कस करेंगे। ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ओलेरिस मतलब पोट हर्ब, कल्चर मतलब रेजिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इट इज़ द साइंस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी वेजिटेबल्स की वेजिटेबल की जो डेफिनेशन होगी वो होगी वेजिटेबल्स आर डिफाइंड एज प्लांट पार्ट्स विच इज यूज्ड एज रॉ और कुक्ड। वेजिटेबल्स आर डिफाइंड एज प्लांट पार्ट्स विच इज यूज्ड एज रॉ और कुक्ड, मतलब सब्जियां वह पौधे के भाग होते हैं जो कच्चे और पका के खाए जाते हैं, ठीक है। इसकी अनदर डेफिनेशन है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन और अदर एनिमल्स एज फूड। वेजिटेबल्स वो पौधे के भाग होते हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं बाय ह्यूमंस, मनुष्य द्वारा, और अदर एनिमल्स द्वारा एज फूड, भोजन के लिए, ठीक है। अब आता है आपका पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर यहाँ से कंप्लीट हो गया, ओकरा आ जाएगा। फिर पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। आपकी जो ब्रांचेज है, पहली ओलेरिकल्चर हम पढ़ चुके हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? आपको एक बार बता दिया है शायद, पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं सुनील सर। किस भाषा का शब्द है पोमोलॉजी? ये 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है, लैटिन और ग्रीक। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और 2 ही भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। पोमोलॉजी, पोमम प्लस लॉजी। पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। फ्रूट जो होता है, पोमम जो होता है, वो लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इट इज़ द साइंस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर पे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? साइंस ऑफ फ्लावर्स, ओके। बट इसमें एक बहुत अच्छा टर्म आता है जो आपने सुना होगा, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है? लैंडस्केपिंग की डेफिनेशन है ब्यूटिफिकेशन ऑफ पीस ऑफ अ लैंड बाय द यूजिंग ऑफ फ्लोराज एंड फोनाज। इसका जो मतलब होता है, डेफिनेशन है इसकी, वो होती है ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड बाय द यूजिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोनाज। मतलब एक जमीन के टुकड़े का ब्यूटिफिकेशन करना, किसका उपयोग करके? फूल और एनिमल्स का उपयोग करके, ठीक है। नंबर 4 आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, इन तीनों का जो प्रोड्यूस होता है उससे जो प्रोड्यूस निकलता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को और प्रोसेसिंग ब्रांच को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अपनी अगली ब्रांच। अब आता है अपना क्रॉप्स पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है।
क्रॉप से आते हैं तो सबसे पहले हम ओकरा पढ़ेंगे, क्योंकि मालवेसी फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर है अपनी वेजिटेबल्स में। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ओकरा, इसको लेडीज फिंगर भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होगा एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस, बिलोंगिंग्स टू द फैमिली ऑफ मालवेसी। क्रोमोजोम नंबर जो होंगे इसके 2n = 130, ये मैक्सिमम क्रोमोजोम नंबर्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट टाइप इसका कैप्सूल होता है। ओकरा सबने देखा हुआ है, कैप्सूल जानते हो आप किस टाइप का होता है। एडिबल पार्ट होता है इसका फ्रूट। अब देखिए एडिबल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एक्टो हो गया बाहर की लेयर, मीजो हो गया बीच वाला, और एंडो मतलब अंदर का पार्ट जो होता है। जैसे मैंगो है, मैंगो को बीच में से अगर आप काटोगे तो उसको 3 भागों में देखोगे। बाहर का छिलका हो गया वो एक्टोकार्प हो गया, बीच में जो उसके टिश्यूज होते हैं, जो जिस चीज़ को आप लोग खाते हो फाइबर्स, वो हो गया आपका मीजोकार्प, और जो स्टोन होता है, जो उसकी गुठली होती है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। तो इसमें मैंगो में मीजोकार्प खाया जाता है। इसी तरह ओकरा में एक्टो, मीजो और एंडो, तो इसको होल फ्रूट भी बोल देते हैं और पेरिकार्प भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है अपना सोइल एंड क्लाइमेट। सोइल क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ आपको, टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करना था थोड़ा सा, तो यहाँ पे आया सोइल वर्ड आया है। तो सोइल क्या होती है? सोइल होती है थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच इज यूज्ड टू सपोर्ट प्लांट्स एंड हेल्प टू प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सोइल क्या होती है? मृदा की वह पतली परत, ठीक है, जो पौधों को सपोर्ट प्रदान करती है और उनकी मदद करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल सोइल होती है ऑल क्रॉप्स के लिए वो होती है सैंडी लोम सोइल, ठीक है। लगभग सभी क्रॉप्स के लिए सैंडी लोम सोइल विद 6.5 to 7.5 pH के साथ ये सूटेबल होती है। ओकरा के लिए भी यही सूटेबल है और अदर क्रॉप्स के लिए भी यही सूटेबल होती है, लगभग ऑलमोस्ट सभी क्रॉप के लिए। कुछ क्रॉप्स है जैसे पोटैटो है, उसमें 5.5 pH चाहिए होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी क्रॉप के लिए 6.5 to 7.5 pH विद सैंडी लोम सोइल, ठीक है। अगला आता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए। तो ये वार्म सीजन क्रॉप है, 18 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सोविंग टाइम क्या होगा? जून जुलाई, ठीक है। अब आता है इसकी सीड रेट। सीड रेट कितनी होगी? 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सीड रेट जो होती है वो आपको हमेशा 8 से 10, 3 से 5, 4 से 6 ऐसे रेंज में दी जाती है, न कि 8 kg, 5 kg, 6 kg, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओकरा की सीड रेट कितनी होती है, तो ऑप्शन ए दे दिया आपको 6 kg, ऑप्शन बी दे दिया 8 kg, ऑप्शन सी दे दिया 10 kg, ऑप्शन डी दे दिया 12 kg। तो आप क्या जवाब दोगे उसका? कौन सा आंसर सही रहेगा? उसमें 8 भी है बी पे और सी पे 10 भी है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी वैल्यू, ऐसी रेंज जो पॉजिटिव इफेक्ट डाले, जैसे कि सीड रेट हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, इनसे क्या होता है क्रॉप को नुकसान नहीं होता। अगर इनसे नुकसान नहीं होता तो इनकी ज़्यादा क्वांटिटी हम देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है। बट अगर पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर्स है या कोई और केमिकल्स है, इनका यूज़ अगर करोगे तो इनकी लो रेंज को सही माना जाता है, और अगर सीड रेट या यील्ड है या कुछ और है तो इनकी हाई रेंज को सही माना जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, तो अगर सीड रेट आता है या यील्ड आती है या FOM भी आता है, जिससे प्लांट को या ज़मीन को फ़ायदा हो, अपनी भूमि को फ़ायदा हो, सॉइल को फ़ायदा हो, तो उसमें आपको 8 से 10 kg में 10 kg करना है। लेकिन अगर यहाँ पे सीड रेट की जगह पेस्टिसाइड होता, फर्टिलाइजर होता या अदर केमिकल्स होते, तो आपको उसमें 8 का करना था सही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किस में 8 सही करना है और किस में 10 सही करना है। अगर क्रॉप को नुकसान हो रहा है तो उसकी कम वैल्यू को सही कर दो, और क्रॉप को फायदा हो रहा है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू को सही कर दो, ठीक है, अगर दोनों दिया हुआ है तो, ठीक है। अब देखना सीड रेट का एक कॉन्सेप्ट और होता है, जितना बड़ा सीड होगा
उतना ही ज़्यादा वेट होगा और जितना छोटा सीड होगा उतना ही कम वेट होगा। जो सीड रेट होगी उतनी कम होगी। जैसे कैबेज की और कॉलीफ्लावर की सीड रेट इन कंपैरिजन टू ओकरा बहुत कम होती है और उसका सीड साइज भी आप जानते हो इन कंपैरिजन टू ओकरा बहुत कम होता है। ठीक है, अब आता है आपका सीड सोइंग। सीड सोइंग कैसे करते हैं? 3 सीड्स पर हिल एट 30 सेंटीमीटर। हिल मतलब होल बनाते हैं, 30 सेंटीमीटर्स के होल बनाए जाते हैं एक रो में। उसमें एक होल में 3 सीड्स रखे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही जर्मिनेट होते हैं उस 2 सीडलिंग्स को उखाड़ कर उसमें से उखाड़ के फेंक दिया जाता है और एक सीडलिंग्स को रख दिया जाता है उसी में। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर पे ये हिल बनाए जाते हैं। अगला आता है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। FIM 25 टन पर हेक्टेयर चाहिए। नाइट्रोजन देखो, FIM ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर चाहिए होता है, जो कि ओकरा के लिए भी इतना ही चाहिए। नाइट्रोजन 40 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 50 kg पर हेक्टेयर और पोटास 30 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन टू स्प्लिट डोजेज में दिया जाता है। पहले आपके सोइंग टाइम पे दे देते हैं 20 kg एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड आफ्टर 30 days ऑफ सोइंग। ठीक है, इज इट क्लियर? अगला आता है आपका वैरायटीज़, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर लंबा हो जाएगा अगर हम वैरायटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, फिर इसकी ज़्यादा वो करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहला है, इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओकरा का, वो कौन सा कंट्री है? इंडिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ओकरा का प्रोडक्शन होता है वो होता है इंडिया में। अगला आता है आपका एक पॉइंट और है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका ओकरा का, एक्सेप्ट वेजिटेबल। मतलब इसकी सब्जी तो बनाई जाती है, लेकिन उसके अलावा एक यूज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसके जो स्टेम का यूज किया जाता है वो पेपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो पेपर आप जिस पे लिख रहे हो, ये पेपर ओकरा से भी बनाया जाता है, ओकरा के स्टेम से भी बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा यूज है इसका, ओकरा के स्टेम और रूट्स को कैन जूस को फिल्टर करने के लिए यूज में लिया जाता है। कैन जूस समझते हो क्या होता है? गन्ने का जूस। ओकरा के स्टेम और रूट्स को, गन्ने के जूस को फिल्टर करने के लिए यूज में लिया जाता है ड्यूरिंग गुड़ और जगेरी, गुड़ को जगेरी भी बोलते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, जब गुड़ बनाते हैं तो उस टाइम पे गन्ने के जूस को जो फिल्टर करते हैं तो वो किससे करते हैं? ओकरा के स्टेम और रूट से। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, तो कल की क्लास हम वैरायटीज से पढ़ेंगे और इसे चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंपीरियल एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।